20वीं सदी के हिंदी साहित्य की सर्वाधिक प्रतिष्ठित कवयित्री हैं महादेवी वर्मा। वे एक प्रखर विचारक, महान शिक्षाविद, निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी और निष्ठावान समाजसेवी भी थीं। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत के साथ महादेवी वर्मा का नाम भी शामिल है। महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद कस्बे में हुआ था। होली का रंग भरा दिन था। उनकी माता हेमरानी देवी एक धर्मपरायण महिला थीं और पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। महादेवी की शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से 1912 में शुरू हुई। बचपन में ही 1916 में उनका विवाह श्री स्वरूप नारायण के साथ कर दिया गया और उनकी पढ़ाई स्थगित हो गई। उनकी शिक्षा थोड़े अंतराल के बाद 1919 में पुनः प्रारंभ हुई। इलाहाबाद के क्रॉस्थवेट कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया। यहीं हॉस्टल में उनकी मित्रता सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई। 1921 में मिडिल की परीक्षा में वे समस्त प्रांत में प्रथम स्थान पर रहीं और उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। 1922 में चांद नामक पत्रिका के प्रथम अंक में महादेवी जी की प्रथम रचना प्रकाशित हुई। महादेवी जी ने 1925 में हाई स्कूल, 1927 में इंटर, 1929 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और 1932 में संस्कृत में एमए किया। स्त्री शिक्षा के उद्देश्य से 1932 में ही महादेवी जी ने प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाला। साथ ही चांद पत्रिका का अवैतनिक संपादन किया। 1933 में कविंद्र रविंद्रनाथ ठाकुर से महादेवी वर्मा की प्रयाग में भेंट हुई और उन्होंने मीरा जयंती का संयोजन किया। 1934 में काव्यकृति नीरजा पर सीताराम सेकसरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1937 में उन्होंने मीरा मंदिर नाम से एक कुटीर का निर्माण कराया। 1942 में उन्हें स्मृति की रेखाएं पर द्विवेदी पदक प्राप्त हुआ। 1943 में महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1949 में उन्होंने प्रयाग साहित्यकार संसद की ओर से अखिल भारतीय लेखक सम्मेलन और साहित्य पर्व का आयोजन किया। 1952 में महादेवी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गईं और 1954 में वे साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य मनोनीत हुईं। साहित्यकार मासिक का संपादन और प्रकाशन आरंभ किया। महादेवी वर्मा को भारत सरकार द्वारा 1956 में पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया गया। 1960 में महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति निर्वाचित हुई। (1963) में लेखिका संघ दिल्ली की ओर से उनको तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा अभिनंदित किया गया। उनकी षष्ठ पूर्ति के अवसर पर कविवर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा संपादित महादेवी संस्मरण ग्रंथ उन्हें भेंट किया गया।
1969 में उन्हें विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया और 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशिष्ट साहित्यकार पुरस्कार दिया गया। 1981 में उन्हें साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता फेलोशिप से सम्मानित किया गया। 1982 में उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रथम भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। 1983 में यामा और दीपशिखा के लिए उन्हें 18वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर द्वारा सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा ने स्वतंत्रता से पहले का भारत देखा था और उसके बाद भी। वे उन साहित्यकारों में हैं जिन्होंने समाज में कार्य करते हुए भारत के अंतर में विद्यमान हाहाकार को करुणामयी दृष्टि से देखा। उनका काव्य और उनके सामाजिक सरोकार उसी दृष्टि से प्रभावित रहे। मन की पीड़ा को उन्होंने कविता में इतनी संवेदना और स्नेह से निरूपित किया कि वह जन जन की पीड़ा अभिव्यक्ति बन गई। महादेवी ने हिंदी खड़ी बोली की कविता में उस कोमल शब्दावली का विकास किया जो केवल ब्रज भाषा में ही संभव मानी जाती थी। महादेवी वर्मा संगीत की अच्छी जानकार थीं, इसीलिए उनके गीतों में दुर्लभ नाद सौंदर्य विद्यमान है। महादेवी वर्मा का गद्य अप्रतिम है, परंतु उनके गद्य साहित्य में पीड़ा या वेदना के दर्शन नहीं होते, बल्कि एक गहरा रचनात्मक रोष, समाज में बदलाव की अदम्य आकांक्षा और विकास के लिए संकल्प नजर आते हैं। महादेवी कुशल चित्रकार भी थीं। जल रंगों में वॉश शैली से बनाए गए उनके चित्र कोमल रंगों और लयपूर्ण रेखाओं के कारण कला के सुंदर नमूने समझे जाते हैं। महादेवी वर्मा ने अपने जीवन का अधिकांश समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में बिताया और वहीं 11 सितंबर 1987 को उनका निधन हुआ। प्रस्तुत है महादेवी वर्मा के जीवन और दर्शन पर एक विचार गोष्ठी, जिसमें भाग ले रहे हैं श्री मैनेजर पांडेय, सुश्री निर्मला जैन, श्री कृष्णदत्त पालीवाल और श्री विजय बहादुर सिंह। संचालन कर रही हैं अनामिका। गांधी का कितना प्रभाव, वो जो मैं चुप रहूंगी सिंड्रोम होता है, मीना कुमारी की एक फिल्म ही थी। जी। और पहले की औरतें जो महादेवी की पीढ़ी की स्त्रियां थीं, वो चिट्ठी भी लिखती थी तो कुशल चाहती हूँ, कुशल सकुशल सब कुछ। आप बंदनी फिल्म का वो दृश्य याद करिए जब सब कुछ गड़बड़ है लेकिन पहरुआ गाता है सब ठीक है। तो वो जो है कि जब अपने बारे में बोलना है तो एक आंचल, मतलब सब ठीक है, सकुशल, कुछ भी एक समअप कर दिया जाता है। लेकिन जब संसार के बारे में बोलना है, दुखी जनों के बारे में बोलना है, तो विस्तार से, तो ये जो एक लजाने का सा भाव है, ये जो संकोच है, ये इससे गांधी जी का रिश्ता आप कोई जोड़ते हैं क्या डिग्निफाइड सफरिंग का? मैं जिस तरह देखता हूँ महादेवी या किसी भी और उनके जीवन के बारे में पता तो चल जाता है, जितनी भी उन्होंने संस्मरण लिखे हैं उससे तो उनका इन्वर्टेड जीवन पता है, ऑटोबायोग्राफिकल हो जाता है। नहीं, इन्वर्टेड लेकिन लोग कह रहे हैं उनका जीवन जो था वो तो एक प्रकार से बहुत ही प्रकट था, क्योंकि उनका सामाजिक जीवन बहुत ज्यादा था जी, और सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन बहुत ज्यादा था। दूसरी बात, हम लोगों को मुझे लगता है कि जितनी भी कविता आप नए सिरे से देखते समय, मैं ऐसा देखता हूँ कि वो पूरा जो परिवेश था, उस परिवेश में कौन कौन सी चीज़ें थीं ताकत पकड़ रही थी और कौन कौन सी चीज़ें आकांक्षा के रूप में, स्वप्न के रूप में, संघर्ष के रूप में। और गांधी उस सारे युग को एक प्रकार से सिंबलाइज करते हैं जी। लेकिन गांधी सिंबलाइज करते हैं नॉट एज एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के रूप में नहीं, वो एक पूरे युग नायक के रूप में करते हैं। और जैसा हम लोग जानते हैं युग नायक में वो सारी परंपरा और वो समय एक साथ बोलता है।
इसलिए जो भी बड़ी कविता होगी उसमें ये सारी चीज़ें एक साथ बोलेंगी। महादेवी को भी मैं एक बड़े कवि के रूप में जब देखता हूँ तो वो सारी चीज़ें, इसलिए भवानी भाई ने एक बहुत मज़ेदार बात कही जो विनोबा के बहाने कही। उन विनोबा जी से पूछा गया था कि आप क्या गांधीवादी हैं? यही मैं सुनना चाह तो रही। उन्होंने कहा कि बेटे मेरे, बेटी उन्होंने कहा कि बेटा मेरा, बेटी मेरी, पत्नी मेरी, बैंक बैलेंस मेरा, विचार मेरा नहीं, गांधी और गांधी के बाप का। मतलब यह है कि अगर गांधी ने कहा है तो मैंने भी कहा। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि अगर वो एक जमाना था, उस पूरे जमाने में हर आदमी छोटा छोटा गांधी था, और उसमें कविता लिख रहा वो भी, सही बात, जो आंदोलन कर रहा है वो भी, जो जेल जा रहा है वो भी, जो क्रांति कर रहा है। क्योंकि गांधी आज एक व्यक्ति के रूप में तो है नहीं, वो एक चेतना है, और उस जमाने में वो चेतना बहुत प्रखर थी। उस चेतना जिस पे इशारा किया इन्होंने, चिर सजग आंखें उन्हीं दी, या पंथ होने दो अपरिचित, उसमें जो दृढ़ता है रविन्द्रनाथ भी उसमें दिखते हैं। इसलिए रविन्द्रनाथ को खारिज करके पूरे छायावाद को और उस पूरे आंदोलन को, गांधी को नहीं। आपने रविन्द्रनाथ की याद दिला के पार्थ चटर्जी की याद दिला दी। नवजागरण के जो अध्येता हैं वो कहते हैं कि बिमला का चरित्र जैसे घरे बाहरे में है कि ड्राइंग रूम में तो बैठे लेकिन बाहर न जाए, माने पोर्शिया और सावित्री का मणिकांचन संयोग हो। मतलब इतना 10 फार नो फार्दर, इतना तो जाए लेकिन इतना न जाए। देखिए ये जो उनका कहना है, बोलूंगा, ये जो नवजागरण है, ये जो हमारा नवजागरण जो है, इसे कई संदर्भों में दोबारा डिफाइन कीजिए। डिफाइन करने की जरूरत इसलिए है कि एक तो औपनिवेशिक नवजागरण इस देश में सहमत हूँ, और एक दूसरा जो था वो एक लंबी परंपरा से सांस्कृतिक नवजागरण इस देश में घुसा। महादेवी सांस्कृतिक नवजागरण के साथ में है। महादेवी का जो स्वच्छंद प्रवृत्ति, स्वच्छंदतावाद है, उसका पश्चिम के स्वच्छंदतावाद से बहुत लेना देना नहीं है। और महादेवी जी ने जो देशी नवजागरण, उसमें खादी आंदोलन चला, और राष्ट्रपति की भतीजियां जो महादेवी के वहाँ पढ़ती थी, स्वयं महादेवी उन्हें जो है खादी आंदोलन सब में रखती थी। एक बार कुछ लोगों ने पूछा कि आप लड़कियों पर इतनी सख्ती क्यों करती हैं, तो राष्ट्रपति ने खुद महादेवी को बतलाया कि नहीं, राष्ट्रपति मैं हूँ, मेरी कोई भतीजियां तो राष्ट्रपति की वो है नहीं, इन्हें उसी तरीके से पाला पोसा जाए जिस तरीके से सामान्य गांव की लड़कियां पाली पोसी। ये गुरुकुल की परंपरा वही संस्कार दीजिए, ये हमारी शिक्षा परंपरा, कठोर जीवन को सहने के लिए तैयार की जाती। महादेवी ने लड़कियों को इलाहाबाद में जो पूरा परिवेश बनाया था, वो परिवेश भारतीय सांस्कृतिक नव देशी आधुनिकता महादेवी में है। महादेवी को पश्चिमी आधुनिकता और पश्चिमी उपनिवेशवाद उस शब्दावली में अगर आप ले जाएंगे तो हम फिर एक गलत दिशा में चले जाएंगे। मैं कौन सा उस दिशा में ले जा रही हूँ? नवजागरण में ये तो है ना, पार्टिसिपेशन एथिक्स बाद में आया ना, भारत में ही आया कि नहीं आया, सड़क पे उतरी कि नहीं स्त्रीलिंग, विमला को नहीं उतरने दिया जाता, वो भी एक द्वंद्व था, द्वंद्व का फेज है, निकल जाता है। मैं कोई जजमेंटल नहीं। बंगाल के नवजागरण और हिंदी प्रदेश के नवजागरण में थोड़ा फर्क है। महादेवी में ये नहीं था कि दिस फार एंड नॉट फर्दर, ये कभी नहीं उनके मन में आया किसी चीज को। एक जगह उन्होंने लिखा है कि स्पर्धा न करें, पुरुष प्रतिस्पर्धी ना हो, और वो अपने स्त्री तत्व का विलय न होने दे। उसका मतलब ये था, नहीं देखिए, वो तो अपनी अस्मिता, किसी को सामने रख करके आप अपने को पहचानने की कोशिश मत देखिए। मैं उसमें कोई विवाद नहीं कर रही। एक स्त्री विमर्श में जो एक बहुत गड़बड़ वाली बात है वो ये, और ये ठेठ औपनिवेशिक मानसिकता होती है कि आप जिसके विरुद्ध खड़े होते हैं, अनजाने में आप वैसा ही होना चाहते हैं, उसके जैसा होना चाहते हैं। तो जब वो कहती हैं कि अपने स्त्री तत्व का विलय न होने दें, तो इसका मतलब पुरुष की प्रतिस्पर्धा आप न करें। मतलब आपकी आज़ादी सिर्फ ये है कि आप सिगरेट पिए, पुरुष की तरह से आपकी आज़ादी इस तरह की दूसरी चीज क्यों सोचना? मैं नहीं, सोचने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप में बहुत बार देखने में आता है। तो आज़ादी की आप क्या परिभाषा करते हैं? अपने आप को, अपने स्वत्व को, अपनी अस्मिता को, अपने होने को पूरी तरह बचाए रखें और फिर आप आगे बढ़ें, और ये आप निर्णय लें, दूसरे आपको बताए नहीं। वो इमिटेटिव मॉडल तो खत्म हो जाता है, खत्म ही हो जाता है धीरे धीरे। अब कोई ये कहे कि साहब महादेवी हर समय आंचल अपने सिर पे लगाए रखती थी, तो यही उनका एक पुरातन, ये कोई बात नहीं, वो तो कोई बात नहीं। इंटीग्रेटेड फेमिनिज्म का जो अभी का मॉडल है वो उनका उसमें परावर्तित होता है। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि वो पुरुष से द्वेष नहीं करता, कि पुरुष को अपने गर्भ से पैदा किया है, पुरुष से द्वेष क्या करना, शत्रु नहीं है। जब हम महादेवी कविताओं का डिस्कोर्स करते हैं, मान ली हम एक महादेवी की छोटी कविता का ही डिस्कोर्स करते हैं, बीन भी हूँ,
मैं तुम्हारी रागिनी हूँ। और उस कविता के हम एक एक पंक्ति को, एक एक पदबंध को अगर खोलने की कोशिश करता हूँ, दूर प्रिय से हूँ अखंड सुहागिनी। एक और कविता है, अब ये भारतीय मन है पूरे अखंड सुहागिनी। अब मैं वही आपसे कह रही हूँ, प्रिय फिर परिचय क्या, फिर परिचय क्या, तेरा अधर विचुंबित प्याला, तेरा ही मानस मधुशाला, फिर पूछूं क्यों मेरे साकी, देते हो मधुमय विस्मय क्या। और समानता का भाव जो भारतीय नारी में हमेशा चला आया। दबाई गई नारियां, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी नारियों में समानता, उनसे कैसे छोटा है मेरा ये भिक्षुक जीवन, उसमें असीम करुणा है। आपने डिस्कोर्स की बात की, अब जैसे पद है उसमें अखंड सुहागिनी, पकड़ ले कोई उसको और कहे कि भाई ये तो कविता है, उसका प्रतिकार होगा, मतलब इतना तो तमीज किसी को भी होगी जो पढ़ेगा। लेकिन सवाल है कि स्त्री का जो अकेलापन विद्यापति ने उठाया था कि पिया मोर बालक हम तरुणी, तो क्या ऐसा है कि स्त्री बहुत अकेली हो गई है? उसको एकांत का वर्ण, उसको अपने बराबर का, उसकी नैतिक कदकाठी तो बढ़ गई है शिक्षा के कारण, लेकिन उसको अपने बराबर का पुरुष धीरोदात्त नायक नहीं मिलता। ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त मिल जाता है, चंद्रगुप्त नहीं मिलता। ये जो एकांत का वर्ण बहुत सारी स्त्रियां कर रही हैं। जी, ये जब विद्यापति की बात होती है या मीरा की बात होती, देखिए उन युगों की मनोभूमिकाएं अलग अलग हैं। और ये जो एकदम आधुनिक काल आ रहा था, अंग्रेजी की नई नई शिक्षा आ रही थी, देश पूरी तरीके से बदल रहा था। अगर आप रामदेश त्रिपाठी के मिलन पथिक मानसी को भी पढ़ें तो उनकी नारियां जो हैं, उनके समय मन में आ रहा था ये इच्छा है नदी और नालों का रूप धरूंगा, ये हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। ये जो भारतीय नारी का खुलता हुआ मन है। नहीं, और अगर कहीं एकांत दिखाई पड़ता है, अभी की जो स्त्रियां एकांत का वर्ण करती हैं और फैमिली और फ्रेंड्स चलाती हैं, वर्किंग विमेंस हॉस्टल में रहती हुई, महादेवी के जैसा जीवन जीती हुई बहुत सारी स्त्रियां हैं जो विवाह नहीं करती और एक एकांत का वर्ण करती हैं, विवाह मतलब चलना नहीं पाती, लेकिन बंधु परिवार वैसा ही जुटाती हैं। महादेवी के समय में इस तरह के एकांत का वर्ण करना मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है, इसीलिए हम उन पर बात कर रहे हैं। अगर हम लोग इस समय मॉडल के रूप में वो सामने आती हैं, ये मैं कह रही हूँ। मैं नहीं जानती उनकी जो वक्तृत्व कला थी जिससे वो हिंदी को रिप्रेजेंट करती थी सारे राष्ट्र। आप लोग तो सब मिल चुके हैं, उनसे बताइए आप लोगों के मन में क्या। माखनलाल चतुर्वेदी और महादेवी वर्मा वही लोग हिंदी को रिप्रेजेंट करने जाते थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हिंदी में दो ही लोग हिंदीतर प्रदेशों में प्रतिनिधित्व करने जाते थे जब होता था कि हमारे दो ही लेखक हैं जो दूसरे प्रदेशों में हिंदी की ओर से जाएंगे, उसमें माखनलाल जी और महादेवी जी साथ। वो तो बारे में इतिहास है, अभी लिखा नहीं गया ढंग से, इसको लिखा जाना चाहिए। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मैथिली शरण गुप्त का एक स्मृति व्याख्यान हुआ करता था बहुत पहले, उसमें महादेव जी को बुलाया गया। धारा प्रवाह सम स्वर से एक एक शब्द चुना हुआ और महादेवी जी ने लगभग 1 घंटा भाषण दिया। उसके बाद वाइस चांसलर ने उस पर टिप्पणी की कि ये गंगा जल से गंगा का तर्पण करने की तरह ये भाषण था। तब जिस व्यक्ति, किसने टिप्पणी की? वाइस चांसलर ने। बंगाली थे, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर गांगुली थे। हाँ, इतने प्रभावित, जो हिंदी के बाहर के लोग थे, वो उस भाषण से इतने प्रभावित, कहीं कोई उत्तेजना नहीं, कहीं कोई उद्वेलन नहीं, बिल्कुल जैसे निस्तरंग। वो तो सरस्वती मानी है, सरस्वती प्रभा ऐसा है कि वो तो ऐसा लग रहा था कि लिख रही हैं। जब महादेवी जी साहित्य वाले प्रसंगों पर बोलती थी, मैंने सुना है उनको बनारस में जयशंकर प्रसाद पर समारोह था और संयोग की बात ये थी कि केवल अकेली वक्ता थी महादेवी जी। उसी तरह से लगभग 1-1.5 घंटा, अच्छा ये समारोह प्रसाद जी के घर पर था। प्रसाद जी का जो घर है वो औरंगाबाद में, उस घर के सामने एक काफ़ी बड़ा कंपाउंड है बगीचा नुमा, उसी में सारा आयोजन रतन शंकर ने किया था, प्रसाद जी के जो सुपुत्र थे। और उस केवल महादेवी जी बोली थी, उनके साथ राय कृष्णदास बैठे हुए थे। राय कृष्णदास ने कुछ नहीं किया, केवल महादेवी जी की देख रेख, और महादेवी जी राय कृष्णदास के यहाँ ही रुकी हुई थी। अब मैं कभी भूल नहीं पाता वो जो लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास जयशंकर प्रसाद पर जो उन्होंने भाषण दिया था। महादेवी जी की बहुत सारी चीज़ें
अपने यहाँ ये परंपरा भी नहीं है, लोगों की आदत भी नहीं है। मैं सुनाता हूँ कि मेरा जिला है फर्रुखाबाद, वहाँ पर महादेवी संस्थान बना हुआ, महादेवी वहीं पैदा हुई थी। तो एक बार फर्रुखाबाद संस्थान के लोगों ने, जब मैं यहाँ एमए का विद्यार्थी था, महादेवी को बुलाया, तो उसमें तो बहुत कम पढ़े लिखे लोग, लेकिन इतनी भारी भीड़ हुई, और भीड़ में महादेवी 1-1.5 घंटे भारतीय समाज की समस्याओं पर बोली। हाँ। और सब लोगों ने एहसास किया कि उनकी पूरी की पूरी बात उन्हें संप्रेषित हुई है। और तमाम लोग ऐसे थे, भीड़ चीर के नई पीढ़ी के छोटे छोटे बच्चे महादेवी के आधा घंटे तक पैर छूते रहे। व्यक्तिगत जीवन में, मित्रों के बीच में, अनौपचारिक रूप में इतनी हल्की फुल्की, इतनी हंसी की बड़ी चर्चा सुनी है मैंने, वैक्यूम की। और मैंने टिप्पणियां भी लोगों के बारे में, अच्छी बुरी टिप्पणियां, हंसमुख थी, बहुत हंसमुख थी, बहुत सहज और सादगी के साथ जो उनका सौंदर्य था। रह कर हंसती थी, हटाकर कुछ नहीं पहनना, साड़ी खादी की साड़ी, मामूली सी चप्पल, एक सादा ब्लाउज। अच्छा, भाषण लेकिन मंच से देती थी, सिर्फ कविता नहीं पढ़ती थी। हाँ, एकदम भाषण तो मंच से बहुत देती थी, इसलिए कि अंतर्मुखी कविताओं की व्याख्या अलग तरह से हो जाती। मैं जो महादेवी वर्मा को व्यक्तिगत रूप से 3-4 बार मिला था, जो मुझे किसी हिंदी के जितने बड़े छोटे कवियों को मैंने देखा है, मिला हूँ मैं, एक बात जो महादेवी वर्मा में थी, मैं एक से एक हिंदी के महाकवि हो चुके हैं लोग। महादेवी वर्मा स्वतंत्रता के हनन और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करती थी। मुझे घटना याद है, मैं जोधपुर विश्वविद्यालय से 15 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप लेकर, लड़कियां भी थे लड़के भी थे, एक साहित्यिक यात्रा में हम लोग गए थे। उसमें इलाहाबाद में बहुत लोगों से मिले, महादेवी जी से भी मिले। महादेवी जी ने मुझसे पूछा, टीचर मैं था, बाकी स्टूडेंट थे, कि कहाँ के हैं आप? तो मैंने उनको बताया कि मैं तो बिहार का हूँ। विजय बहादुर जी, आप कल्पना नहीं कर सकते, थोड़ी देर बाद हम देख ही रहे थे और महादेवी जी के चेहरे का रंग बदल गया, लाल। तो हमने सोचा कि बिहार से कोई नाराजगी है, कोई बात है क्या? तो मैंने बहुत ही संकोच और विनय के साथ कहा कि देवी जी, बिहार वालों से कोई गलती हुई है क्या? बोले कि नहीं जी, मैं परसों थी पटना में, और पहली बार पटना को देखकर, क्योंकि जेपी आंदोलन का केंद्र तो पटना ही था, उन्होंने कहा कि पहली बार मुझे पटना को सेना और पुलिस की उपस्थिति में ये महसूस हुआ जैसे पटना पर किसी और देश ने कब्जा कर लिया हो। ऐसा आतंक का वातावरण मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। अंग्रेजों द्वारा आतंक का ऐसा वातावरण मैंने देखा नहीं है। इसीलिए बिहार का जब आपने नाम लिया तो मेरे भीतर जो खौल रहा है वो प्रकट हो गया होगा चेहरे पर, जिससे आपको चिंता हो। ये महादेवी वर्मा का। इसलिए महादेवी वर्मा का एक संबंध जो अज्ञे से बना, देखिए वो संबंध जनक जानकी यात्रा में हमें साफ दिखाई देता। जय जानकी यात्रा कि जब वे लौट रहे थे तो महादेवी वर्मा ने उन सभी यात्रियों से कहा कि इलाहाबाद में हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, और स्वागत करने के बाद इस बात पर प्रवचन होगा कि तीर्थ यात्रा का मतलब क्या है। और तीर्थ यात्रा में बहुत आध्यात्मिकता और बाबावादी चिंतन नहीं होगा। अंततः एक सामान्य हिंदू जिसमें ठकुरी बाबा जैसे आते, ये क्यों आते हैं, ये कल्पवास करने क्यों आते हैं, जिसमें इतन माघ का महीना अग्नि से तापने तक नहीं दिया जाता है व्यक्ति को, मरने के लिए ज़्यादातर लोग तो दुर्बल मर ही जाते हैं, जो हर समय मृत्यु को अपनी हथेली पर नचाते हुए इस गंगा के किनारे बैठे रहते हैं। ये भारतीय जीवन की कौन सी जीविका है? तो अज्ञे जी को उस प्रश्न का उत्तर सूझा नहीं था। और महादेवी जैसी बौद्धिक नारी, कम से कम ये तो सबने महसूस किया था कि हिंदी में महादेवी जैसी बौद्धिक नारी अज्ञे के जमाने तक कोई दूसरी मौजूद नहीं थी। सही है। सहज पक्ष, मैंने उनके ऊपर एक छोटी सी फिल्म बनाई थी 15-20 मिनट की। हाँ, टेलीविजन ने ये काम सौंपा था। वो उस समय आकर ठहरती थी, एक यहाँ है श्री राम निवास जाजू। हाँ थे ना, वो उनके थे नहीं हैं? हैं जी हाँ। अच्छा हैं, वो बहुत पुराने हो गए। उनके आती थे, वो होते थे पिछले वर्षों में
जितनी बार आती थी महादेवी वहीं ठहरती थी, वही उनका उपचार वगैरह भी कराते थे। उन्हीं के घर गई मैं। उन्हें क्या हुआ था अंत में? महादेवी को गले में कैंसर। हाँ, उसी से तो जो तो कंठ अवरुद्ध हो गया। इससे कुछ ही दिन पहले की बात है। तो महादेवी ने एक बच्चे की तरह से, जिसको फिल्म के लिए पोज करना कहते, मैं उनको कमरे से निकाल करके बाहर लाई। बाहर उद्यान में खड़ी हूँ, मैंने कहा कि इस फूल के पास खड़ी हो जाइए। खड़ी हुई, मैंने कहा झुक के उसको हाथ से छुई, पोज कर करके महादेवी ने इतने उत्साह से वो फिल्म बनवाई कि मेरे लिए ये बहुत ऐसा अनुभव था। मैं कल्पना नहीं कर सकती थी कि महादेवी इतनी सहज हो सकती हैं। और बराबर कहती थी बाद में, इस बार तुम मिलने नहीं आई। अच्छा। अगर ज़्यादा दिन हो जाते थे, नहीं जाती थी, तो कहती थी इस बार तुम मिलने नहीं आई। बहुत सहज भी थी, घरेलू भी थी। हाँ, बहुत घरेलूपन उन्हें बहुत घरेलूपन। आप जाइए तो अच्छा, आपने उनको मृत्यु की कगार पर देखा है। और किसी ने लिखा है, शायद दूधनाथ जी ने, कि मृत्यु से एक कवियों का एक अलग तरह का रोमांस चलता है। आप एमिली डिकिंसन को याद करें तो बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी। तो उस तरह के उनको मृत्यु मुखी देखा आपने, तो उस समय मृत्यु से उनका के प्रति या जीवन के प्रति उनका राग विराग कैसा था? नहीं, वो तो देखो उनसे पहले से उनका एक दृष्टिकोण था। उनकी कविता का हिस्सा है कि मृत्यु जीवन का चरम विकास, ये लिख चुकी है वो बहुत पहले। एक दार्शनिक बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं था कि मृत्यु का बड़ा वो स्वागत। नहीं, स्वागत नहीं। एक तो कष्ट आदमी को अनुकूलन उसका कर देता है। हाँ। तो मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण भी, अगर आप कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, तो लोग का ही अनुकूलन हो जाता है कि भैया जल्दी इनको उठा लो। वही। तो वो उस समय सेवा सबसे ज्यादा किसने की? अच्छा, उन लड़कियों ने की? नहीं, वही राम जी पांडे का परिवार, जो गंगा प्रसाद का परिवार था, वो पूरा का परिवार। और एक उन्हीं के तो ये लड़के थे। गंगा प्रसाद। नहीं, वो नहीं थे। और काफी समय तक महादेव भक्तिन का जो महादेवी के साथ लंबा संयोग रहा, उस संयोग से महादेवी ने ये जो ग्रामीण स्त्रियां थी उनके साथ घुलना मिलना, उनके व्यक्तित्व में अपना संसार सीख लिया था। लिहाजा महादेवी के जो महादेवी की जो कविताएं हैं, उनमें आप देखेंगे मृत्यु से भय तो सबको लगता है, लेकिन मृत्यु के लिए बहुत ज्यादा रोने नहीं, एक सामना करने का भाव, सहने का, एक आस्था का भाव। आवाज तो बंद हो गई थी तब। इस बारे में आगे जी ने जो राजकमल चौधरी को खत लिखा था, वो यही लिखा था कि हम जब से पैदा होते हैं उसी दिन मृत्यु हमारे सिर पर गठरी की तरह लग जाती है। इसलिए जिस दिन उतारना होगा वो गठरी अपने आप उतर जाएगी, तुम तो जीने की कोशिश करो। बहुत तरह से हम लोगों ने महादेव जी पर बात की, हर तरह के आयाम, वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, सामाजिक, और आगे फिर कभी इसी तरह अलाव घेर कर बैठेंगे। जैसे अग्नि को घेर कर आदमी अंतरंग बातें करता ही है, उसी तरह उनका अग्नि तत्व घेर कर हम बैठे और अच्छी बातें हुई। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। लोग भी आपके प्रति बहुत धन्यवाद।